हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। आज हम देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा सो दैट यू डोंट गेट जंबल विद द डेफिनेशंस एंड द कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स is about discovering legislative intent through rules, principles, aids while balancing literal meaning with purpose and justice। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मेन इंटेंशन क्या है? जो कोई लॉ बनाया है, कोई रूल बनाया है, तो उसका जो लिटरल मीनिंग है वो इंटरप्रेट कर मतलब नाम से ही पता चलता है इंटरप्रिटेशन। तो वो इंटरप्रिटेशन करने के लिए जो स्टैट्यूट है उसके लिए ये जरूरी है। मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ascertaining the true meaning of the words used in a statute। जो स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज किए गए हैं उनको ठीक से समझना, उनको एक्सप्लेन कर पाना और उनका जो ट्रू मीनिंग है वो ग्रैब करना, इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। Since statutes are written in general language, words may sometimes be ambiguous, unclear, broad, or too rigid. Interpretation helps courts discover the intention of legislature behind those words। तो जो स्टैचूट बनाए होते हैं वो जनरल लैंग्वेज में होते हैं और ये स्टैचूट बहुत साल पुराने रहते हैं कभी कभी। तो जैसे कि हमारे जो बहुत सारे लॉज है वो इंडिपेंडेंस एरा के हैं, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल रहा था। तो अब वो लोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो लॉ एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो लॉ के कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग थोड़े एम्बिगियस, अनक्लियर, ब्रॉड या फिर रिजिड रहते हैं। तो कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन में, तो उसके पीछे क्या इंटेंशन था, उस स्टैट्यूट के पीछे, उस लॉ के पीछे, ये इंटरप्रेट करता है कोर्ट। तो डेफिनेशन बाय जूरिस्ट सालमन मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये जो डेफिनेशन दी है सालमन और ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, ये आपको याद रखना है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा। तो सालमन ने क्या कहा है? इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द courts seek to ascertain the meaning of legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed। सालमन ने वही कहा है, लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में, कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इस चीज का जो कोर्ट के काम आएगा, जो लेजिस्लेचर ने बनाया है अपनी अथॉरिटी में, तो जिस तरह से वो एक्सप्रेस करना है उस चीज का इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन। ब्लैक लॉ डिक्शनरी में क्या बताया? Interpretation is the process of finding out the true sense of any form of words, that is sense with their author intended to convey। तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में थोड़ा सिंपल वे में बताया, इंटरप्रिटेशन मतलब फाइंडिंग आउट द ट्रू सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ वर्ड। तो अगर कोई वर्ड यूज किया है तो उस वर्ड को वहाँ यूज करने का इंटेंशन क्या है, मतलब उस जगह पे उस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है, तो इसको हम इंटरप्रिटेशन कहेंगे। तो इन शॉर्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट लेजिस्लेचर मेंट व्हेन इट यूज्ड पर्टिकुलर वर्ड इन अ लॉ एंड अप्लाइंग दैट मीनिंग टू रियल लाइफ केस। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है? फाइंडिंग आउट व्हाट लेजिस्लेचर मेंट व्हेन इट इज यूज्ड पर्टिकुलर वर्ड। तो एक अगर एग्जांपल के तौर पे हमने अगर वर्ड कंसिडर किया राइट, और अगर किसी वर्ड में ये किसी सेंटेंस में ये वर्ड यूज होता है राइट, तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट, या फिर गो राइट, मतलब राइट टर्न लेना है आपको। तो ऐसे कुछ एम्बिग्युइटी हो सकती है। तो व्हाट इज द करेक्ट सेंस, मतलब क्यों ये यूज किया गया है और वहां पे इसका क्या मीनिंग रहेगा, इसलिए ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन। कंस्ट्रक्शन अलग टर्म है, इंटरप्रिटेशन अलग टर्म है। तो पहले हम इंटरप्रिटेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रू मीनिंग और इंटेंशन ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यूट। एक्सप्लेन्स, क्या एक्सप्लेन करता है? व्हाट द स्टैट्यूट मीन्स, फोकसेस ऑन वर्ड्स एंड इंटेंट,
deals with clarifying meaning of language, resolving ambiguities, helps understand the law. तो ये इंटरप्रिटेशन करता है. कंस्ट्रक्शन क्या करता है? The process of applying the meaning of the statute to a particular case, sometime extending or restricting the literal meaning. तो इंटरप्रिटेशन में हम सिर्फ मीनिंग देखते हैं स्टैट्यूट का, कंस्ट्रक्शन में वो मीनिंग को हम अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर केस में, और अगर सर्कमस्टांसेस अलग रहेंगे तो कुछ एक्सटेंट तक उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं. क्या एक्सप्लेन करता है कंस्ट्रक्शन? हाउ द स्टैट्यूट अप्लाइज टू अ सिचुएशन. मतलब कंस्ट्रक्शन मतलब एप्लीकेशन है ये स्टैट्यूट का. फोकसेस ऑन इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, डील्स विथ गिविंग इफेक्ट टू द लॉ, sometimes modifying the literal meaning to avoid absurdity, helps enforce or implement the law. In short, interpretation is about meaning, construction is about effect. तो interpretation मतलब actual meaning ढूंढना है, और construction उस meaning को implement करना है, execute करना है या effect देना है. Object of interpretation, आप पूरे interpretation of statute में एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये सारी चीजें रिपीट हो रही है, सेम एंड सेम. बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो बाकी ये सब्जेक्ट इजी है. द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन is to discover and give effect to the intention of legislature while applying the law. Since statutes are written in words which may be vague or general, courts need to interpret them to ensure justice and proper application. ये ऑब्जेक्टिव देखते हैं. to ascertain legislative intent, जो लेजिस्लेचर का इंटेंशन था बनाते वक्त, वो असर्टन करने के लिए. द प्राइमरी गोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ मेकर्स एक्चुअली इंटेंडेड व्हेन एनेक्टिंग द स्टैट्यूट. सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिमूव एम्बिग्युइटीज एंड इनकंसिस्टेंसीज. statutes may contain vague or conflicting language. Interpretation clarifies meaning. To make law workable and effective, interpretation ensures that the statute can be applied particularly in real life situations. Next क्या है? To prevent absurd or unjust result. Literal reading may lead to unfair outcomes. Interpretation corrects such issues. तो अगर आप लिटरल मीनिंग से लिटरल रीडिंग करोगे बस, तो उसमें से कुछ अनफेयर आउटकम्स आ सकता है. इंटरप्रिटेशन आपको करेक्ट मीनिंग देगा. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू हार्मोनाइज एंड रिकंसाइल डिफरेंट प्रोविजंस. कोर्ट्स इंटरप्रेट लॉज टू इंश्योर ऑल सेक्शंस ऑफ द स्टैट्यूट वर्क टुगेदर कोहेरेंटली. तो कोर्ट ये भी देखता है स्टैट्यूट के हर कोई सेक्शन है वो साथ में काम कर रहे हैं. इट शुडंट बी लाइक कि कुछ सेक्शंस अलग बात कर रहे हैं और कुछ सेक्शंस अलग बात कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू गिव इफेक्ट टू बेनिफिशियल लेजिस्लेशन. Beneficial or social welfare laws are interpreted liberally to promote their purpose. Next point है to uphold constitutional principles. Interpretation ensures that statutory provision do not violate the constitution. तो अब देखते हैं classification of statutes. Statutes can be classified based on their purpose, nature and effect. Understanding the classification is important for interpretation and application. तो किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है? पर्पस, नेचर एंड इफेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू नेचर क्लासिफिकेशन देखते हैं. सब्सटेंटिव स्टैट्यूट्स मतलब क्रिएट, डिफाइन और रेगुलेट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल. एग्जाम्पल क्या है इसका? सब्सटेंटिव स्टैट्यूट का इंडियन पिनल कोड डिफाइंस ऑफेंसेस. तो सब्सटेंटिव स्टैट्यूट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं. अगर कोई राइट होगा तो वो बताते हैं, कि अगर कोई ड्यूटी होगी तो वो बताते हैं. प्रोसीजरल और एडजेक्टिव स्टैट्यूट, इनमें प्रोसीजर बताई जाती है कि लॉ को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए या एडजुडिकेशन को किस तरह एक्सरसाइज किया जाए. ले डाउन द प्रोसीजर फॉर एनफोर्सिंग सब्सटेंटिव लॉ. एग्जाम्पल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. अब तो BNSS आ गया है, फिर भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अभी कुछ चेंजेस नहीं किए, इसलिए हम यही लिखते हैं. तो सब्सटेंटिव स्टैट्यूट्स में आपको डिफिनीशंस, राइट्स और रूल्स बताए गए जाते हैं.
और प्रोसीजरल स्टैट्यूट्स में आपको उनको कैसे यूज करना है इसका प्रोसीजर लिखा होता है, जैसे कि सीपीसी और सीआरपीसी में। अकॉर्डिंग टू पर्पस क्या क्लासिफिकेशन है? रेमेडियल और बेनिफिशियल स्टैट्यूट्स एम टू redress grievances और बेनिफिट द पब्लिक, इंटरप्रेटेड लिबरली। एग्जांपल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कुछ स्टैट्यूट्स होते हैं जो इंटरप्रिटेशन होता है उनका रेमेडियल होना चाहिए, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इटसेल्फ नाम में ही आता है कि इसमें कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली वो स्टैट्यूट इंटरप्रेट किया जाएगा। penal status statutes impose punishment interpreted strictly in favor of accused. एग्जाम्पल इंडियन पिनल कोड। पिनल मतलब पनिशमेंट, जो स्टैट्यूट जो पनिशमेंट के बारे में कहते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है इन फेवर ऑफ अक्यूज। अक्यूज मतलब जो आरोपी रहता है उसके फेवर में, क्योंकि जो कुछ भी अगर डाउट है जो कुछ भी क्राइम है इट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसलिए उस तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा उस स्टैट्यूट का। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स impose taxes strictly construed, no tax without clear words. Example income tax act. According to effect classification क्या है? Mandatory statutes must be strictly followed, non compliance attracts legal consequences, जो कि फॉलो करने ही होते हैं मैंडेटरी स्टैट्यूट्स। डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स क्या होते हैं? गाइड ऑन हाउ टू परफॉर्म एन एक्ट, नॉन कंप्लायंस मे नॉट इनवैलिडेट द एक्ट। तो ये डायरेक्टरी स्टैट्यूट्स होते हैं, वो जस्ट एज डायरेक्शन दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। उसके नॉन कंप्लायंस से कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंडेटरी स्टैट्यूट के नॉन कंप्लायंस से लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन क्या है? जनरल स्टैट्यूट्स अप्लाई जनरली टू होल कंट्री और पब्लिक, जो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पूरे कंट्री को एप्लीकेबल है तो ये जनरल स्टैट्यूट्स। लोकल स्टैट्यूट्स अप्लाई टू स्पेसिफिक एरिया, लोकेलिटी और कम्युनिटी। लोकल स्टैट्यूट जैसे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, बॉम्बे टेनेंसी एक्ट, ये सिर्फ लिमिटेड एरिया के लिए ही है, तो ये लोकल स्टैट्यूट्स हो गए। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन क्लासिफिकेशन है परमानेंट स्टैट्यूट्स इंटेंडेड टू रिमेन इन फोर्स इंडेफिनिटली। तो जो परमानेंट स्टैट्यूट्स है एक बार बन गए परमानेंटली रहते हैं, टेम्पररी और ऑर्डिनेंस इन फोर्स फॉर लिमिटेड पीरियड और अंटिल रिप्लेस्ड बाय लेजिस्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंसोलिडेटिंग एंड कोडिफाइंग स्टैट्यूट्स। तो इजी कंसेप्ट है ये भी। कंसोलिडेशन देखते हैं पहले क्या है। इज द consolidation is the process of combining several existing statutes on the same subject into single organized statute without changing the substance of the law. In short, consolidation क्या है? आपके पास पहले किसी चीज के लिए 3-4 लॉस थे, आपने सारे कंबाइन किए और उसका एक प्रॉपर लॉ बनाया। तो यहाँ पे क्या है? कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेवरल एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स। ये एग्जिस्टिंग स्टैट्यूट्स थे सेवरल सेम सब्जेक्ट पे, तो उसको इनटू सिंगल ऑर्गेनाइज्ड स्टैट्यूट्स कंबाइन करके इनटू अ सिंगल ऑर्गेनाइज्ड स्टैट्यूट विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस ऑफ लॉ। It does not alter the legal effect of the original statutes. It only makes the law more accessible and organized. पर्पस क्या रहता है कंसोलिडेटिंग का? टू सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई स्कैटर्ड लॉज ऑन द सेम सब्जेक्ट, टू रिमूव डुप्लीकेशन एंड इनकंसिस्टेंसीज, टू मेक लॉज मोर यूजर फ्रेंडली एंड अंडरस्टैंडेबल। एग्जाम्पल क्या है कंसोलिडेशन का? द कंपनीज एक्ट 2013 in India consolidated earlier companies acts and amendments into a single legislation. तो पहले जो भी कंपनीज के लिए अलग अलग एक्ट थे वो सारे एक साथ 2013 में कंपनीज एक्ट के अंदर कंसोलिडेट कर दिए गए। इन शॉर्ट कंसोलिडेशन मतलब क्या है? गैदर स्कैटर्ड लॉज टुगेदर विदाउट चेंजिंग देम। तो जो भी ऐसे अलग अलग स्कैटर्ड लॉज हैं उनको गैदर करना और एक लॉ तैयार करना विदाउट चेंजिंग देम। कोडिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट क्या है? Codification is process of arranging and systemizing laws into a written comprehensive code. So codification is the process of arranging and systemizing law
often unwritten customs or judicial decisions into written comprehensive code. It is usually involves substantive changes or reforms in addition to compilation. अगर कुछ चीजें हैं, कुछ लॉज है, तो उन सबको इन रिटर्न फॉर्मेट करते हैं और एक जगह पे सारे लिख देते हैं, तो उसको कहते हैं कोडिफिकेशन. अब कोडिफिकेशन इन शॉर्ट क्या है? ऑर्गेनाइज, सिस्टमाइज एंड समटाइम्स रिफॉर्म और मॉडिफाई लॉज इनटू स्ट्रक्चर कोड. तो एक सेपरेट कोड, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी है, ये प्रोसीजर पूरी लिखी गई है, तो उसको प्रॉपर कोडिफाई किया गया है. पर्पस क्या रहता है कोडिफिकेशन का? टू क्रिएट अ सिस्टमैटिक एंड कोहेरेंट लीगल कोड, टू मेक लॉ कंप्लीट, एक्सेसिबल एंड प्रेडिक्टेबल, टू रिप्लेस फ्रेगमेंटेड और अनरिटन लॉज विद अ फॉर्मल ऑथोरेटिव टेक्स्ट. एग्जाम्पल क्या है? इंडियन पिनल कोड, कोडिफाइड क्रिमिनल लॉज इन इंडिया. सिविल प्रोसीजर कोड, कोडिफाइड प्रोसीजरल रूल्स फॉर सिविल केसेस. अब हम देखते हैं द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. सॉरी, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897. ये एक्ट क्या कहता है? इनेक्टेड इन 1897, द एक्ट प्रोवाइड्स जनरल डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन for statutes passed by Parliament, India Parliament and state legislature. तो बहुत सारे जो भी हमारे एक्ट्स है, अगर उसमें कुछ वर्ड यूज किए गए हैं और वहाँ पे कंफ्यूजन है कि उस वर्ड का उस एक्ट में मीनिंग नहीं दिया गया, तो इन दैट केस वी रेफर जनरल क्लॉजेस एक्ट टू गेट द एग्जैक्ट मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन. पर्पस क्या है इसका? To avoid repetition of definition and rules in each individual law and to facilitate uniform interpretation of legislative provision. ऐसे बहुत सारे definitions हैं जो बाकी के एक्ट में नहीं है, और लेकिन जनरल क्लॉजेस एक्ट में सारे दिए हुए हैं. Applicability क्या है? Applies to all central and state acts in India unless expressly excluded. ये सारे इंडिया और स्टेट को लागू होते हैं, अनलेस मतलब अगर किसी एक्ट में अगर लिखा हुआ कि ये जनरल क्लॉज एक्ट यहाँ पे वोंट बी एप्लीकेबल, तो ही वहाँ पे अनएप्लीकेबल रहेगा, नहीं तो सारी जगह एप्लीकेबल होगा. एक्ट्स एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर इंटरप्रेटिंग अदर स्टैट्यूट्स. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है? सेक्शन 3 to 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट. सेक्शन 3 है पर्सन. Person includes company, association, body of individuals and legal entities. Month means calendar month. Year means calendar year unless otherwise specified. Government includes central or state government. Court includes any tribunal or authority established under law. Gazette, official publication for notification or publication of law. Writing or written includes printing, lithography or other modes of representing words. Important provisions क्या है? Repeal of enactment. Section 6 to 9 deals with repeal of enactment. Explains effect of repeal. Example, repeal of law does not revive previous laws unless expressly stated. तो अगर लॉ रिपील होता है तो जब तक उसमें एक्सप्रेसली स्टेट नहीं किया जाता कि प्रीवियसली जो कुछ भी लॉ थे वो रिवाइव नहीं होंगे, तब तक वो एज इट इज रहेगी. राइट्स एक्रूड और पेनल्टीज इंक्लूड बिफोर रिपील आर नॉट अफेक्टेड. तो जो कुछ भी पहले रिपील करने से पहले जो भी राइट्स है या पेनल्टीज है उनको अफेक्ट नहीं होगा. सेकेंड प्रोविजन क्या है? सब्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट. सेक्शन 5 डील्स विद एक्सप्लेन हाउ रेफरेंसेस ओल्ड इनैक्टमेंट्स अप्लाई टू अमेंडेड लॉ. तो जो ओल्ड रेफरेंसेस है वो कैसे रिलेट होते हैं वो बताता है. कम्यूटेशन ऑफ टाइम. सेक्शन 7 to 12 डील्स विद कम्यूटेशन ऑफ टाइम. हाउ टू कंप्यूट टाइम पीरियड्स मेंशन इन स्टैट्यूट्स. डेज, मंथ, ईयर. कंप्यूटेशन मतलब आपको टाइम पीरियड कैसे काउंट करना है वो जनरल क्लॉजेस एक्ट बताता है, मतलब डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में. एक्सक्लूड्स द फर्स्ट डे बट इंक्लूड्स द लास्ट डे अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन इज शोन. अगर कोई एक्ट हुआ है, जैसे कि 1 Jan को कोई एक्ट हुआ है और उसका लिमिटेशन पीरियड है 30 days का,
तो 31 जैन तक ये फर्स्ट डे तो एक्सक्लूड होगा, लेकिन 31 का लास्ट डे इंक्लूड होगा, मतलब ये हो गए 30 डेज। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सेक्शन 22-25। तो यहाँ पे बताया गया है पावर ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाइज पावर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू इशू रूल्स, ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन अंडर वेरियस स्टैट्यूट्स। मिसलेनियस प्रोविजंस क्या है? सन्ड्राई रेफरेंस वर्ड यूज्ड इन स्टैट्यूट शुड बी गिवन अ कंसिस्टेंट मीनिंग। तो जो भी वर्ड यूज किया जाएगा उसको एक कंसिस्टेंट मीनिंग देना पड़ेगा, उसको कहते हैं सन्ड्राई रेफरेंस। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, लोकल एरियाज एंड कॉरपोरेशंस क्लैरिफाइड। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा यूनियन टेरिटरी, लोकल एरियाज या कॉरपोरेशन को, ये ठीक से क्लैरिफाई करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? जनरल क्लॉजेस एक्ट का, अवॉइड रिपीटेशन, प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म डेफिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लॉज, क्लैरिफाइज प्रोसीजरल एक्सपेक्ट्स, मतलब टाइम कंप्यूटेशन, नोटिफिकेशन, रिपील्स, अमेंडमेंट्स, aids judicial interpretation, courts rely on general clauses act for statutory construction, ensures uniformity, same meaning for terms like month, government, person across statute। कहीं भी स्टैट्यूट में ये वर्ड आता है तो उनका सेम मीनिंग ही रहेगा, मंथ, गवर्नमेंट, पर्सन जैसे जो वर्ड्स हैं उनका। That was all for this video. Till then, please like, share and subscribe. See you in next video. Thank you.